नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और साथ ही आप हमें देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर। और आज कार्यक्रम है शैक्षिक समागम, जिसमें आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गोविंद पांडे। आप प्रोफेसर हैं और साथ में संकाय अध्यक्ष हैं जो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। ये एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है जिसने बहुत से अलग अलग विषयों में शिक्षा को देने का काम किया है और बहुत कम समय में अपनी विशिष्ट स्थान को हासिल किया है। तो डॉक्टर गोविंद जी पांडे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी पत्रकारिता शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विषय पर गहन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। और साथ में फिल्म शिक्षा और फिल्म के बहुत आयामों पर आपका काम है और आपके विद्यार्थियों ने अलग अलग पुरस्कारों को प्राप्त कर ये स्थापित किया है कि आपके जो संकाय है, जो स्कूल है, उसमें अच्छा अध्ययन हो रहा है, काम हो रहा है। और अब फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी भी कई कोर्सेज आपने अपने यहाँ संचालित करवाए हैं। तो फिल्म और जितने और माध्यम हैं जो संवाद के, संचार के माध्यम हैं, उनका महत्व आज के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी कह सकते हैं कि आज के दौर में बहुत से विवादों का आधार भी यही बन गया है। तो आज कितना महत्वपूर्ण हो गया है ये माध्यमों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है और इसमें कितना संभावनाएं बढ़ी हैं, विस्तार हुआ है। राधेश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आपके मूल विषय की बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जब हम कहीं भी जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो जनसंचार एवं पत्रकारिता की बात करते हैं, उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। लेकिन एक समय था जब मैं पढ़ा करता था, मैं मास्टर्स कर रहा था, तो उस समय पत्रकारिता का मतलब सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था। और पूरे उत्तर प्रदेश में 2 इंस्टीट्यूशंस, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और BHU हुआ करते थे, जो मास्टर्स की डिग्री देते थे। तो साल भर में मुश्किल से 40 विद्यार्थी निकलते थे जिनके लिए प्रिंट माध्यम उपलब्ध था और वहाँ पर वो नौकरियाँ उनको मिल जाया करती। लेकिन समय के साथ बदलाव आया और माध्यमों में भी बदलाव आया। प्रिंट माध्यम के साथ साथ जब आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हुई जिसमें टेलीविज़न आ गया। सिर्फ टेलीविज़न, दूरदर्शन ही नहीं आया, दूरदर्शन के साथ साथ हम केबल एंड सैटेलाइट टेलीविज़न को हमने बढ़ते हुए देखा है भारत में। बहुत केबल एंड सैटेलाइट टेलीविज़न जब बढ़ा तो फिर उसके साथ साथ 24 घंटे का चैनल हमारे सामने आ गया। तो ये सारे बदलाव जो हो रहे हैं हमारे समाज में, उसके साथ साथ जो हमारा सूचना और संचार का तरीका है, कंजम्पशन का और साथ ही साथ उसे भेजने का, इन दोनों में भी काफ़ी बदलाव आया है जो कि दिखाई दे रहा है। अब इसको समाज किस तरह से लेता है, समाज को किस तरह से शिक्षित करना है, इसके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है राधेश्याम जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने उसके सारे आयामों से जोड़ने का काम किया। वैसे भी जब हम पत्रकारिता एवं जनसंचार की बात करते हैं तो जितने चाहे वो माध्यम समाज में दिखते हैं वो सब उसका अंग हैं और उसकी शिक्षा एक साथ दे पाना चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहा है। और किसी एक माध्यम की आवश्यकताएं और दूसरे माध्यम की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पर सबको बताया जाता है, लेकिन समाज में उन सब का अनुकरण करते हुए वही प्रभाव उत्पन्न किया जा सके, समाज के जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उसको पहुंचाया जा सके, ये मुश्किल हमेशा से रहा है। ये हर माध्यम के साथ ये चैलेंज है। सबसे बड़ी बात होती है कि हर माध्यम की अपनी खासियत होती है और उसको समझना होता है। जो मुझे लगता है कि जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट को समझना बहुत ज़रूरी है और प्रिंट को समझने के बाद हम रेडियो पे आते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रिंट भी यूनिसेंस मीडियम है, रेडियो भी यूनिसेंस मीडियम है। हम जब यूनिसेंस मीडियम से बाईसेंस मीडियम की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम टेलीविज़न या ऑडियो विजुअल मीडियम कहते हैं, तो उसकी अपनी फिर एक अलग तरह की जो है प्रक्रिया होती है, चाहे कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे उसके जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं उनकी बातें अगर आप देखें, या फिर उसके माध्यम से जिन लोगों तक आप पहुंचते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं। तो हर माध्यम की समझ होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हर माध्यम के अपने दर्शक हैं। प्रिंट का अपना पाठक है, रेडियो का अपना श्रोता है और टेलीविज़न के अपने दर्शक हैं, और सब अपने अपने दर्शक के अनुसार कार्यक्रम बना रहे हैं। यहाँ पर दर्शकों को द्वारा ये देखा जाता है, जो जहाँ तक मैं भी एक दर्शक, श्रोता और पाठक हूँ, तो हम अपने समय के अनुसार इन माध्यमों का चयन करते हैं। अगर हम गंभीर अध्ययन के मूड में हैं तो जाहिर सी बात है कि हम प्रिंट माध्यम का चयन करेंगे। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे रेडियो बैकग्राउंड में, या फिर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ
तो रेडियो बैकग्राउंड में हमारे चलता रहता है और उसे कंसंट्रेशन भी होता है, साथ ही साथ हम उस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। जब हम रिलैक्स हैं, हम ये समझते हैं कि हमें पूरी तरह से हम किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, तो हम बाई सेंस मीडियम, ऑडियो विजुअल मीडियम का या दूरदर्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हर माध्यम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर माध्यम की खासियत होती है और उसकी उपयोगिता और उपयोग दोनों उसी माध्यम की खासियत से जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत अच्छे से आपने बात को रखा है। अभी इसमें विद्यार्थियों की रुचि बहुत बढ़ी है और जो डेटा कहता है कि इसमें संभावनाएं भी अपार बढ़ी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अब सबको इन माध्यमों के सदुपयोग की एक समझ विकसित हुई है। डिजिटल क्रांति के जरिए लोगों ने अब रुचि जागृत की है, तो प्रत्येक व्यक्ति कंज्यूमर होने के साथ में प्रोड्यूसर भी है। तो अब इसमें संभावनाएं कितनी बढ़ रही हैं? देखिए, संभावनाएं तो अपार हैं। हम राधेश्याम जी इसमें देख सकते हैं कि जो भी माध्यम है, चाहे वो प्रिंट का हो, रेडियो हो या फिर टेलीविज़न हो, जब कन्वर्जेंस के कारण एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, हम कन्वर्जेंस को बहुत बड़ा एक आधार मानते हैं, जिसके कारण स्मार्ट टेलीफोन हमारे हाथ में है आज। और उस स्मार्ट टेलीफोन में हमें रेडियो भी मिल जाता है, हमें टेलीविज़न भी मिल जा रहा है, हमें प्रिंट भी मिल जाता है। यहाँ पर जो दूसरा बदलाव आया है, उस बदलाव की तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले क्या था, पत्रकारिता में कोई ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें प्रोड्यूस करती थी या समाचार लिखता था कोई, और कोई समाचार का उपभोक्ता था। लेकिन अब ये बदल गया है। अब वन टू मेनी कम्युनिकेशन का जो मॉडल था, वो मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन मॉडल में बदल गया है। मेनी टू मेनी में अब जो सेंडर है और रिसीवर है, इन दोनों की भूमिकाएं भी बदलती चली जा रही हैं। तो ये पहले वाला समय नहीं रहा कि हमने जो लिख दिया वही कंज्यूमर ले लेगा। इनफैक्ट जो सोशल मीडिया के रूप में एक नए तरह का माध्यम हमारे सामने है, वो इन ट्रेडिशनल मीडियम के ऊपर, चाहे वो रेडियो हो, चाहे अखबार हो, चाहे दूरदर्शन हो या फिर टेलीविज़न हो, इनके ऊपर एक ऐसे ग्रुप की तरह काम कर रहा है जो उनको बताता रहता है कि आप सही रिपोर्टिंग करिए, नहीं तो सोशल मीडिया है जो आपकी पोल खोल देगा। तो एक तरह से ये प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम कर रहा है और भूमिका बदल गई है। सेंडर ही नहीं रहा, ये सिर्फ रिसीवर ही नहीं रहा, अब सेंडर भी हो चुका है सूचना का। चूँकि भूमिका बदली है और यहाँ तक कि जो संचार की परिभाषा है उसको नए सिरे से चिंतन करने की आवश्यकता भी बलवती हो गई है, और इसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिकाओं को तलाश भी करना पड़ेगा। और ये भी है कि ये जो डिसरप्शन है, जो कई तरह से नुकसान भी पहुंचा रहा है, यहाँ तक कि इतना सूचना का जो बम्बार्डिंग है, कई बार राइट टाइम पर राइट कंटेंट, राइट इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस करना, उसको उपभोग करना और उसके माध्यम से लाभ ले लेना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई लोग हैं उनके पास सूचना तो बहुत आ गई, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कब करें। तो ये कैसी स्थिति? देखिए, पहली बात जो आपकी पहले प्रश्न था उसमें एक बात मैं कहना भूल गया कि लोगों के सामने इस समय रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। जैसे आपने बच्चों के लिए कहा कि कोई भी बच्चा अगर पत्रकारिता एवं जनसंचार के फील्ड में जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उस माध्यम की खासियत को देखते हुए अपनी जगह बनाने के बारे में सोचें। आप अगर प्रिंट में जाना चाहते हैं तो प्रिंट के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी भाषा अच्छी हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो। आजकल रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत अच्छा अखबार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं तो सब जानते हैं कि रेडियो शब्दों के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, ध्वनि के द्वारा लोगों तक पहुँचता है। तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप इस माध्यम की ओर देख सकते हैं। यहाँ भी संभावनाएँ अब एफएम आने के बाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा टेलीविज़न में तो संभावनाओं का पूरा मेरे ख्याल से खजाना है, जहां अगर आप देखें तो पहले 10 चैनल हुआ करते थे, आज 400 चैनल हो गए हैं। तो इसका मतलब जगह है, लेकिन साथ ही साथ इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले सिर्फ व्यक्ति रिपोर्टर होता था, लेकिन आज की डेट में वो रिपोर्टर ही नहीं, कैमरामैन भी हो गया है। उससे कई सारी भूमिकाओं को करने की जो अपेक्षा ऑर्गेनाइजेशन करने लगा है, उसमें उस रिपोर्टर को या फिर उस कैमरामैन को अपनी भूमिका के बारे में भी सोचना है। तो अब वो माध्यम नहीं है जहाँ पे आप स्टेगनेंट या फिर आप जड़ बने रहें। आपको अपने आप, अपने अंदर, अपनी स्किल्स को विशेष रूप से जो है आगे बढ़ाता रहने का। अभी जो आपने बात पूछी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम सूचनाओं के समुंदर में तैर रहे हैं। तो सूचनाओं के समुंदर में तैरते हुए अब कौन सी सूचना हमारे लिए है,
इस बात का पता लगाना और फिर उस सूचना का कंज्यूम करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसी चैलेंज में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं कि हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि सूचना के जो समुंदर है उसमें किस भाग में हम रहते हैं। हम देख लीजिए, हर समुंदर का किनारा होता है, तो आप किनारा छांट लीजिए कि किस किनारे पर आप हैं, उसी किनारे पर आप रहिए। समुंदर में तैरने की कोशिश मत करिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा समुद्र ही नहीं, महासागर है जहाँ पर सूचनाओं का संजाल है। और इसमें मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो भटक जाएंगे। रास्ता भटकने के पूरे साधन यहाँ पर हैं। तो आप अपना जो विषय है उसी विषय को अगर अच्छे से सूचनाएं मिल रही हैं तो परिष्कृत करते चलें, इससे आपका फ़ायदा होगा। तो हमारे बहुत से आधुनिक समय के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को अपना लिया है, उनके लिए इसमें कुछ समझ विकसित करने के लिए कुछ सामग्री ज़रूर मिली होगी। इसमें एक बात जो हम और जानना चाहते हैं कि ये जितने इसमें आयाम खुले हैं, उसकी तैयारी करने वालों को अपने तर्कश में किस तरह के तीर संजोने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ समझ में आती हैं बातें, कुछ समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि परिस्थितियों के साथ मुकाबला होता है, तो फिर तैयारी करते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और जल्द हाजिर होते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम शैक्षिक समागम में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है शैक्षिक समागम और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर गोविंद जी पांडे और आप प्रमुख हैं अपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ के, और आपने बहुत से आयामों पर चर्चा की है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि बदलते तौर में मल्टीटास्किंग की आवश्यकता हर जगह है। जैसा कि आपने चर्चा किया कि अब टीवी में कैमरामैन के साथ यूनिट नहीं जा रही है, अब एक पर्सन वो कंटेंट का डिसीजन मेकर भी है, कंटेंट का क्रिएटर भी है, वही अपने मोबाइल के ज़रिए उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है और सेल्फी मोड में करके खुद इंटरव्यू भी कर रहा है, और उसके बाद बहुत से लोग उसको एडिट करके खुद ही डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ये जो एक वन मैन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट हुआ है, और जो माध्यम है वो भी सब एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हुए हैं। कोई टीवी आज सोशल मीडिया के बिना चल नहीं सकता, कोई अखबार भी बिना सोशल मीडिया के चल नहीं सकता, और सबको सभी माध्यमों की आवश्यकता है। अब कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि इसकी वजह से ये समाप्त हो जाएगा, बल्कि सबका उपयोग करके हर दिशा में जाना चाहते हैं। आज हर अखबार ने अपना एक वीडियो प्लेटफॉर्म भी यूट्यूब पे चला रखा है जी। तो यानी कि आवश्यकता सबकी है, यानी संचार के माध्यमों के भूमिकाएं, उनके स्वरूप बदले हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं वो कैसे अपने आप को तैयार करें? देखिए, इसमें जो खास बात है उसको समझने की ज़रूरत है कि माध्यम नहीं बदला है, सिर्फ प्लेटफॉर्म जो है आपके सामने नया आ गया है। मुझे कई बार ये बड़ा दुख होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन मास मीडिया है। तो स्मार्टफोन मास मीडिया नहीं है, स्मार्टफोन मास मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी की जो मास मीडिया है उसका आप जो है कंजम्पशन कर सकते हैं। इसीलिए हमें चीज़ों को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर चीज़ें उपलब्ध हैं तो उसका एनालिसिस आप पहले करिए। पहले था हम प्रिंट मीडिया पढ़ लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ लेते थे, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम जॉब के लिए चले जाते थे। हमें 10,000, 20,000, 50,000 हमारी क्षमता के अनुसार नौकरी मिल जाया करती थी। लेकिन आज की जो दुनिया है उसमें जो पत्रकारिता या जनसंचार के क्षेत्र में आता है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि स्वरोजगार के लिए। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जनसंचार एवं पत्रकारिता में। मेरे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज की डेट में वो लाख से 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो नौकरी मांग नहीं रहे हैं बल्कि समाज में नौकरी दे रहे हैं। तो ऐसी कल्पना मुझे लगता है आज से 20 साल पहले मैंने कभी नहीं की थी कि जब जनसंचार एवं पत्रकारिता कोर्स का जो रूप था उस रूप में हम नौकरी प्रदाता हो जाएंगे। नौकरी लेने वाले तो रहेंगे लेकिन नौकरी देने वाले बन जाएंगे। इसकी कल्पना आज से 20 साल पहले मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन जो माध्यम या प्लेटफॉर्म में बदलाव आया, उस प्लेटफॉर्म के बदलाव के कारण आज जनसंचार एवं पत्रकारिता से निकला हुआ छात्र न सिर्फ सूचना संप्रेषण के लिए लगा हुआ है बल्कि वो अपने भी रोजगार का स्वयं निर्माण कर रहा है। जो बदलाव आया है, और इस बदलाव के लिए जो सबसे बड़ी बात अभी आपने राधेश्याम जी कही, मैंने भी इसके पहले कही है कि आपको सिंगल पर्सन मीडिया शॉप बनना पड़ेगा। उसका कारण है कि आपको सब कुछ आना है। वो ज़माना चला गया जहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन की बात करते थे या माइक्रो स्पेशलाइजेशन की बात होती थी।
वो भी एक एरिया है जहाँ पे हम, जाहिर सी बात है कि अगर हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल में सुपर स्पेशलाइजेशन होता है और माइक्रो में भी हम चले जाते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता का बदलता स्वरूप है वहाँ पर हमें सब कुछ आना चाहिए। अगर हम कैमरा हमारे पास होना चाहिए, कैमरे से हम पीस टू कैमरा खुद कर लें। पहले पीस टू कैमरा के लिए हम कैमरामैन पे रिपोर्टर निर्भर रहता था, आजकल सेल्फी स्टिक आई है जिससे कैमरामैन खुद पीस टू कैमरा कर लेता है। उसी पीस टू कैमरा को करने के बाद, पैकेज को बनाने के बाद अपने ही मोबाइल फ़ोन से वो उसको एडिट करके न्यूज़ रूम तक भेज देता है। इससे फ़ायदा क्या है कि न्यूज़ रूम में ज़्यादा काम नहीं करना है और आपकी स्टोरी तुरंत तैयार है प्रसारण के लिए। तो जो समय की बचत हो रही है, साथ में संसाधन की बचत हो रही है, साथ ही साथ आपने बजट को उसको भी कट कर दिया। तो इस तरह से जो इक्विप है हर तरह की स्किल्स से, उसके लिए मार्केट में बेहतर संभावनाएं मौजूद है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी कभी छटनी नहीं होगी। छटनी उसी की होती है जो सिर्फ एक स्किल पर निर्भर करता है या फिर उसको परिष्कृत नहीं करता रहता है। अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है भाषा पर, स्किल पर अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में हमेशा आपकी पूछ बनी रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की। और अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि कच्चे माल को जितना ज़्यादा तैयार किया जाए, आटे को जितना गूँथा जाए उतना बेहतर रोटी बनेगी। तो अभी बहुत से पत्रकारिता के छात्र जो हैं वो किसी स्किल सेट के साथ उनको लगता है कि दुनिया बदल जाएगी। हालांकि ये हर समय से लगता रहा है, हर दौर में लोगों ने ऐसे ही समझाया है, लेकिन फिर भी ये समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि विषयों की समझ का विकास कितना ज़रूरी है। उसके लिए अध्ययन, यात्राएँ और विशेषज्ञों से संवाद या परिस्थितियों से साक्षात ये करना कितना ज़रूरी है। देखिए, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि थियरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप मार्केट में नौकरी करने के लिए जब निकलते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से एक रूटीन कहते हैं तरीका आपका तैयार हो जाता है, जिसमें आप न्यूज़ लिखने का आपका तरीका आपको मिल जाता है, आपको फिल्में बनाने का तरीका मिल जाता है, न्यूज़ को प्रोड्यूस करने का तरीका मिल जाता है, या फिर आप एक पैटर्न पे काम करना शुरू कर देते हैं। क्रिएटिविटी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो थ्योरी को भी समझें। थ्योरी को समझने के साथ साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि चलन में क्या चीज़ें आने वाली हैं, नया क्या आ रहा है। जैसे आज की डेट में अगर जनसंचार एवं पत्रकारिता की बात करें तो मुझे लगता है जनसंचार एवं पत्रकारिता में आईटी का जो प्रवेश हो रहा है उसके कारण आने वाले समय में इसके पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे। क्योंकि आप वीएफएक्स की बात करें या फिर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि हम सॉफ्टवेयर खरीदें क्यों, हम सॉफ्टवेयर के निर्माता क्यों नहीं हो सकते। आज हम एडोबी प्रीमियर प्रो है या फिर हम एफसीपी है, इसका उपभोग करने की जगह हम अपने विद्यार्थियों को इसी बात का सिलेबस में लाकर क्यों नहीं पढ़ा सकते कि किस तरह से हम एक वीडियो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या ऑडियो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में आईटी और साथ में पत्रकारिता इसका मेल हो चुका है, लेकिन और मेल होगा और साथ में सिलेबस में बदलाव काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब बदलाव होगा तो आपके फील्ड भी बदल जाएंगे, आपकी नौकरी के लिए रास्ते और खुलने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ पत्रकारिता में कंप्यूटर और आईटी का जब प्रवेश होगा तो मुझे लगता है कि ये एक और बड़ा ही अच्छा डिसिप्लिन उभर कर सामने आएगा। और वो दिख रहा है, उसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट हो भी रहे हैं स्टार्टअप्स के रूप में, इनोवेशन के रूप में, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जहां खबरें व्यक्ति को खोज रही हैं। आपने एक कीवर्ड डाला और उस खबर की बम्बार्डिंग आपके फ़ोन पर शुरू हो जाती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अभी बहुत से प्रोफेसर्स का ये कहना है कि बच्चे अपने असाइनमेंट्स चैट जीपीटी पर करके ले आते हैं। तो उनका ये तर्क होता है कि साहब हमारे पास समय नहीं था। लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग है, जो बौद्धिक विकास है, उस पर कहीं चोट आती है। तो बदलते दौर में एक आपकी चेतावनी हमारे बहुत से दर्शकों और श्रोताओं को ज़रूर जानी चाहिए कि इस बदलते दौर में व्यक्ति का, मनुष्यता का और हमारी क्षमताओं का खतरा न खड़ा हो जाए, इस पर जागरूक रहना कितना ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि तकनीकी कभी भी मनुष्य का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। तकनीकी हमने ही बनाई है। आज चैट जीपीटी की बहुत सारी बातें हो रही हैं, वहाँ से जो कंटेंट निकलेगा, इसके पहले गूगल भी था, गूगल से बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती थी और हम लोग शिक्षक पकड़ लेते थे कि देखो आपने ये गूगल करके ये सारा सामग्री तैयार किया है। इसी तरह से चैट जीपीटी से अगर आप सामग्री लेकर आ रहे हैं तो आने वाले समय में हम शिक्षक इस बात की पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे कि किस तरह से आप
चैट जीपीटी से आप ये लेकर आए हैं या आपका अपना खुद का है, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से के साथ हम निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो तकनीकी है वो आपकी सहायता के लिए है, लेकिन तकनीकी का दुरुपयोग नहीं करना हमें चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि प्लेजरिज्म हो या बाकी चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो, तकनीकी के इस्तेमाल से अपने काम को करने का जो मुझे लगता है कि आप अपना काम करना चाहते हैं करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसी सीमा तक रखिए कि जहाँ पर वो आपकी क्रिएटिविटी को अफेक्ट न करता हो। जिस दिन आपकी क्रिएटिविटी इफेक्ट होने लगेगी तो मुझे लगता है कि उस दिन तकनीकी आपको आगे लेकर नहीं जाएगी, बल्कि तकनीकी से आपके रचनात्मकता का ह्रास होगा। यही मुझे कहना है। बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से जो आधुनिक समय में अलग अलग क्षेत्रों में जो माध्यमों के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लोग, उन सब के लिए ये कारगर होगा। और जो नए छात्र आ रहे हैं, नए विद्यार्थी जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए इसमें बहुत कुछ मिला होगा। और अगर और कुछ भी आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अगर आप वीडियो के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो हमारा रेडियो का प्लेटफॉर्म रेडियो जय घोष आप डाउनलोड करें। जो गूगल प्लेयर है उसके ज़रिए आप उसको डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें और लोगों तक पहुंचाएं। इसमें हमारे साथ सहभागिता करें। सुनते रहें रेडियो जय घोष और देखते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।